दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शोधन क्षमता का मतलब क्या होता है? ऋण चुकाने की क्षमता, ठीक है ना। दीर्घकालीन का मतलब व्यवसाय की 12 महीने से अधिक वाले जो लोन है, लॉन्ग टर्म जो हमारे लोन है, उनको चुकाने की क्षमता कितनी है, उनको पता लगाया जाता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। इसके अंदर पहला जो फॉर्मूला होता है, पहला होता है आपका ऋण क्षमता अनुपात। ये इसको याद करना बहुत आसान है। ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, डेब्ट लिखो केवल, डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्लियर? ये कैसे कैलकुलेट होंगे ट्रिक से इसको भी हम समझ लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, अब नेचुरल सी बात है कि ये जो अनुपात है हमेशा 1 से कम होगा तब अच्छा माना जाएगा। 1 से कम कब होगा? जब ऊपर वाली संख्या कम होगी और नीचे वाली ज्यादा होगी। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन का पैसा, जो भी आपने लोन ले रखा है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपने घर से लगा रखा, ऑनर्स का जो पैसा होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल सी बात है, बिजनेस वही अच्छा होता है जिसमें लोन कम होते हैं और घर का पैसा ज्यादा लगा हो। तो ये अब कब अच्छा माना जाएगा? जब ये 1 से कम होगा। अगर ये 1 से ज्यादा होगा तो क्या माना जाएगा कि बिजनेस में डेब्ट ज्यादा है और पूंजी कम है। और जिस बिजनेस में पूंजी कम होती है और डेब्ट ज्यादा होते हैं वो बिजनेस अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। बाकी हमारे एग्जाम में कभी भी आपके लिए नहीं आएगा ये वाला कि ये अच्छा है या बुरा है, केवल कैलकुलेशन के लिए आपको आएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपका निकालते हैं हम स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब देखो यहां कभी कभी बुक में लिख जाता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, तो ये प्रोप्राइटर्स फंड का ही दूसरा नाम होता है इक्विटी, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तीसरे नंबर का फॉर्मूला होता है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला अनुपात कभी 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? बताओ। नहीं, ये वाला अनुपात कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल इक्विटी कभी भी टोटल एसेट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी टोटल एसेट का के बराबर होता है? टोटल लायबिलिटी के बराबर। और टोटल लायबिलिटी का एक पार्ट होता है इक्विटी, इट इज नॉट ए टोटल लायबिलिटी, इट इज पार्ट ऑफ टोटल लायबिलिटी। ये केवल एक पार्ट होता है छोटा सा टोटल लायबिलिटी का, क्लियर है। तो आपकी इक्विटी कभी भी टोटल एसेट से ज्यादा नहीं हो सकती। जब ये 1 से ज्यादा, ये वाली संख्या हमेशा कम रहेगी, ये हमेशा ज्यादा रहेगी, तो इस रेशियो का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? बिलो 1 आएगा, क्लियर। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? बिलो इक्वल टू 1। मैक्सिमम 1 आ सकता है या इससे कम आएगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, क्लियर है। दूसरा शोधन क्षमता अनुपात, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन टोटल एसेट्स। ये भी हमेशा इक्वल टू, ये तो लेस देन 1 ही होगा। ऐसा संभव नहीं है कि पूरा बिजनेस बिना पूंजी के चल रहा है, उसमें पूरा डेब्ट ही डेब्ट और कुछ है ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये हमेशा 1 से कम ही होगा, क्लियर है बात, ठीक है। अगर आपका बाई चांस किसी क्वेश्चन में इसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा हो तो न समझ जाना आपने क्वेश्चन को क्या किया है? गलत किया है, क्लियर है। इसको नोट करो। इसके बाद एक पॉइंट आता है चौथे नंबर पे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज व्याप्ति अनुपात, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो आंसर निकलेगा उसमें क्या लगाना है आपको? टाइम्स लगाना है, मतलब ये आंसर गुना में निकलेगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना,
उसको बोलते हैं टाइम्स। आंसर के संग क्या लगाना है? टाइम्स। क्लियर? तो ये 4 फॉर्मूले हमारे किसमें है? दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। नोट करो इसको। अब बात करेंगे डेप्थ कैसे कैलकुलेट होगा, इक्विटी, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी, ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले हम समझ लेंगे बैलेंस शीट में होता क्या क्या है, नॉर्मली हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। देखो आपकी जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है उसमें सबसे पहले यहाँ होता है शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे रिजर्व होते हैं, तीसरे नंबर पे लोन होते हैं, चौथे नंबर पे करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन होते नहीं होते। इसी तरह से एसेट में क्या होता है आपका? फिक्स एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं और करंट एसेट होती है। यही होता है, ये पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मूला यही है। इसका जो टोटल होता है ये हमेशा इसके क्या आता है? बराबर आता है। भाई दोनों साइड बराबर आती है। अगर क्वेश्चन में आपको बोला टोटल एसेट 10 लाख है तो आप समझ जाओगे टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख होंगी, नेचुरल सी बात है। अच्छा अब देखो इसका मैंने नाम रख रखा श्री, और ये कौन है? राम। ये कौन है? लंका। और ये कौन है? चले पहले। क्लियर? ये आ गई फौरन आ गई, जैसे राम जी लंका गए फौरन कौन आ गई? सीता। फौरन आई सीता। इससे आपकी सारी चीजें निकल जाएगी, सारी चीजें निकल जाएंगी। कैसे निकलेगी? ये जो श्री होता है इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल, शेयर या कैपिटल लिख लो, या शेयर कैपिटल जितनी भी पूंजी आपकी है उन सबको जोड़ लो। शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है? 2 तरह का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दोनों दे रखे, दोनों को जोड़ लो। ये राम जी का मतलब कौन है? रिजर्व में सारे जितने भी रिजर्व आपके पास हैं, P&L हो, रिजर्व हो, फंड्स हो, कुछ भी हो, वो सारे किसमें आ जाएंगे? इसमें। क्लियर? जब मैं इन दोनों का टोटल कर देता हूं, क्या कर देता हूं? इन दोनों का टोटल, तो श्री राम से क्या निकलता है? इक्विटी। क्या निकलता है? इक्विटी। इसका दूसरा नाम होता है प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड इसका दूसरा नाम होता है। इसका तीसरा नाम होता है नेट वर्थ, ठीक है। इसका चौथा नाम होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर। हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था ना शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 2 चीजें लिखते थे, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? तो इन ये एक ही नाम है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, एक ही चीज के 4 नाम है। क्लियर है? तो आपको इक्विटी अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? श्री राम से निकालोगे। श्री राम क्या होता है? इक्विटी होता है, हमारा पैसा है, हमारे राम जी है, ठीक है। शेयर कैपिटल और रिजर्व को जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? इक्विटी। और ये जो लंका है ये क्या होते हैं? लॉन्ग। कैसे लॉन्ग? लॉन्ग टर्म लोन। ये इसको क्या बोलते हैं? डेट। क्या बोलते हैं? देखो लंका लग गई, बाकी तो कैसे लग गई? कर्ज बहुत है कि लंका लग गई, बाकी तो ये कर्जी क्या है? लंका है, मतलब डेप्ट है। क्लियर है? तो डेप्ट निकल गई हमारी। और साथ में इसमें क्या आएगा? डेप्ट के साथ प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या आएगा? वैसे आपकी बुक के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो, बट अभी आ जाए क्वेश्चन में तो आपको याद रखना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में एक प्रोविजन याद रखना, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय के लिए आप कोई प्रोविजन बना दो, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को। इस तरह का कोई प्रोविजन आप बना दो तो क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या निकल के आता है? डेट निकल गया, कोई डाउट? और चले पैदल क्या होता है हमारा? करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो करंट लायबिलिटीज आपको पता ही है, हम पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। और जो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन बेसिकली 2 होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड 2019 से क्या मान लिया गया है? कंटिजेंट लायबिलिटी, जिसको करंट लायबिलिटी हम नहीं मानते। बट हमारी बुक पुरानी पब्लिश हुई है, तो हमारी बुक का के अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड भी क्या दे रखा है? करंट लायबिलिटी दे रखा है। क्लियर है? अब आपको पता है कि यदि क्वेश्चन में आपको, अच्छा ये तीनों चीजों को टोटल लायबिलिटी अब किस किस के बराबर हो जाएगी? इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तीनों का टोटल क्या होता है? टोटल लायबिलिटी होता है। ठीक है? अगर क्वेश्चन में आपको टोटल लायबिलिटी की जगह टोटल एसेट दे रखा है
तो टोटल एसेट भी किसके बराबर होगा, टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा। वो भी किसके बराबर होगा, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। अगर क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट दे रखा है और कह रखा है कि डेट और करंट लायबिलिटी इतनी इतनी है, तो आराम से निकाल सकते हैं इक्विटी को घुमा के, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं इक्विटी को डेट को जोड़ दूं तो क्या निकलेगा हमारा, तो मेरा इससे निकलता है विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आगे क्वेश्चन में अभी हमको काम आएगा। समझ आई बात। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि व्यापार में आपने कितनी पूंजी लगा दी। तो व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है वो दो तरह से लगाई जाती है, ओनर्स फंड से और डेब्ट फंड से, बोरोड फंड से। ओनर्स फंड का मतलब होता है इक्विटी और बोरोड फंड का मतलब होता है डेब्ट। या तो आप बिजनेस में अपना पैसा लगाओगे तो वो तो हो गया इक्विटी, और आप बिजनेस में कर्जे का पैसा लगाओगे, लोन लेके पैसा लगाओगे, वो क्या होता है डेब्ट। और दोनों का टोटल क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको बता दूं कैपिटल को भी, डेब्ट को भी क्या मानते हैं, कैपिटल, पर कैसी कैपिटल मानते हैं, बोरोड कैपिटल। क्लियर है, कर्जे वाली कैपिटल। समझ में आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। इक्विटी को डेब्ट को जोड़ दो क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी कैसे निकलेगा, श्रीराम को जोड़ दो क्या निकल गया, इक्विटी। लंका मतलब लोन मतलब डेब्ट, और चले पैदल का मतलब करंट लायबिलिटी। कोई डाउट, और ना सीधा अगर आ जाए, इसको नोट करो पहले यहां तक। अब एसेट साइड पे आओ, अब फॉरेन आई सीधा। फॉरेन का मतलब एफ, एफ का मतलब फिक्स्ड एसेट्स, आई का मतलब, आई का मतलब आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, और सीता, ठीक है, करंट एसेट्स। करंट, ये जो करंट तीन चीज एसेट में केवल तीन ही चीजें होती हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। ये जो फिक्स एसेट है ये दो तरह की होगी, कौन कौन सी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब आप एक बात याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में नोट डल के आ जाए नीचे कि गुडविल की वैल्यू शून्य मानी जाए, पेटेंट की वैल्यू शून्य मानी जाए, तो कैलकुलेशन में उस इंटेंजिबल एसेट को कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, समझाई। एक नीचे नोट डाल देता क्वेश्चन नीचे अलग से। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जिस भी वैल्यू की, जिस भी चीज को जीरो माना गया है, उस जीरो को आप एसेट निकालोगे तब भी जीरो लिखोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तब भी उसको माइनस करोगे, कोई भी कैलकुलेशन करोगे उसको उसी कैलकुलेशन में क्या कर दोगे, माइनस। समझ आ रही बात। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट आपको बताइए। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक चीज हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी पढ़ा था। तो देखो अब हम तीनों चीजों में क्या करेंगे, रिलेशन स्थापित करते हैं। देखो श्री राम लंका चले पैदल, ये करंट लायबिलिटी है गई, इज इक्वल टू फॉरेन प्लस आई प्लस सी का। ये दोनों साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी, ये टोटल लायबिलिटी और ये टोटल एसेट है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाए, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट बोलते हैं, नहीं बोलते, इन दोनों को बोलते हैं नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट को और फिक्स एसेट को। क्लियर। और क्वेश्चन में दे दे प्लस वर्किंग कैपिटल, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल को क्या लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी एस। तो आप चेक करो, जब मैं इस वाली साइड में से इस करंट लायबिलिटी को उठा के यहां लिख दूं, करंट लायबिलिटी और चले पैदल को उठा के वहां लिख दूं, तो क्या बन जाएगा, ये नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कोई डाउट, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, कह सकता है कि नहीं कह सकता वो। तो यहां केवल क्या बचेगा, श्री राम और लंका, इसकी क्या चीज होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आ गई। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे इस चीज को। देखो भाई, मैंने आपको एक रिलेशन बताया, क्या रिलेशन बताया दोबारा समझ लेना, आगे जाके बहुत काम आएगा तुम्हारे लिए। श्री राम लंका चले पैदल बराबर का होता है फॉरेन आई सीता, ये करंट एसेट्स है, ठीक है। विदाउट, अगर मैं इस करंट लायबिलिटी को उठा के, इसको उठा के यहां लिख दूं तो माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये क्या बचा, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्किंग कैपिटल। तो क्या हुआ, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल काय के बराबर हो गया,
श्री राम लंका काय के बराबर होता है? श्री राम तो होता है इक्विटी और लंका होता है डेब्ट। जब इक्विटी और डेब्ट को जोड़ते हैं तो काय के बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? तो मैं निकाल सकता हूँ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल मुझे पता हो तो तीनों को जोड़ के मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अगर मुझे लोन भी पता हो क्वेश्चन में कितने का है तो मैं इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से लोन को घटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में से लोन को मतलब डेब्ट को अगर मैं घटा दूंगा तो क्या निकलेगा? इक्विटी निकलेगा। और ये सारे रिलेशन आपको क्या रखने? याद रखने प्रैक्टिस से। क्लियर है? ये याद हो जाएंगे तो सारे रेशो के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है ना? अब तो क्वेश्चन पे आ जाओ। करो करो नोट करो। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे गर्ग लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से परिकलित करिए। क्या कैलकुलेट करना है? ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात, 3 कैलकुलेशन हमको करनी है। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या है पहले उस पर ध्यान दे लो। इन्फॉर्मेशन आपके पास है मूर्त संपत्ति, टेंजेबल एसेट, गैर चालू विनियोग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या मतलब जो भी आपको दे रखा है पहले उसको अलग अलग लिख लो। ठीक है ना? जिससे जो चीज निकल सकती है वो निकाल लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट याद ध्यान दो भाई, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले आपको दे रखा है मूर्त संपत्तियां, टेंजेबल एसेट्स। यहां लिखो टेंजेबल एसेट। कितने के टेंजेबल एसेट? आपके 3 लाख रुपए के। फिर दे रखा इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो आपके 2,40,000। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आपको दे रखा व्यापारिक प्राप्य मतलब ट्रेड रिसीवर। इसको लिख लेना करंट एसेट्स में। पहला दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। कितना दे रखा है आपको? 90,000। ये दे रखा है आपको 90,000। इसके बाद आपको दे रखा अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 70,000। इस तरह से करंट एसेट्स कितने की हो गई यहाँ पे? 1,60,000। आपको पता है एसेट का टोटल में क्या आता है? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। फॉरन आई सीता। ठीक है? फॉरन आई सीता। क्लियर? टोटल लगाओ। ये हुआ 7 लाख। कितना हुआ? तो ये हो गया टोटल एसेट्स। एक हो गया कि नहीं हो गया? आगे देखो फिर इसमें आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है 2 लाख का और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 1 लाख का। देखो भाई लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको कितने दे रखा है? 2 लाख का। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको दे रखा है, मैंने आपको बताया था जब लॉन्ग टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? आपका डेब्ट निकलता है, लंका निकलती है। ठीक है? लंका बताया था ना मैंने, ये 2 चीजों से निकलती है, इसको बोलेंगे डेब्ट। ठीक है? लंका में क्या 2 चीजें होती है? डेब्ट और आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद आपका दे रखा है अल्पकालीन उधार, शॉर्ट टर्म बोरो। ये करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। करंट लायबिलिटीज इसमें आपका आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका 20,000 का। और अदर करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 60,000 की। अदर करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 60,000। कितना हो गया? 80,000। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। 3 रेशो आपको निकालने हैं, डेब्ट इक्विटी रेशो। तो इसके लिए डेब्ट चाहिए और इक्विटी चाहिए। तो आपको देखो डेब्ट तो पता है, आपको टोटल एसेट पता है, आपको इक्विटी नहीं पता। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। काय के बराबर होती है? टोटल एसेट्स के बराबर होती है। इसके बराबर फॉरन आई सीधा क्या होता है? टोटल एसेट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। टोटल एसेट कितना है? 7 लाख। मुझे इक्विटी तो पता ही नहीं है कितना है, प्लस डेब्ट कितने का है? 3 लाख। और करंट लायबिलिटी कितने का है? 80,000। टोटल एसेट कितना है? 7 लाख। आराम से निकल सकता है इक्विटी।
इक्विटी इक्वल टू ये कितना 380 हो गया, 7 लाख माइनस 380, कितना बचा भाई अपने पास 3 लाख। तो मेरा इक्विटी कितना आ गया 3,20,000। मुझे इक्विटी पता है, मुझे डेब्ट पता है, मुझे टोटल एसेट पता है, 3 चीज पता है, तो तीनों रेशो में कैलकुलेट कर दूंगा। नोट करो यहाँ से रेशो। अब इसमें निकालेंगे हम रेशो, 3 रेशो निकालने। पहले नंबर का है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। आपका डेब्ट कैलकुलेट हमने किया था, डेब्ट आया था आपका 3 लाख का, और आपका जो इक्विटी निकल के आया है, इक्विटी निकल के आया 320 का। कैलकुलेट कर लेना इसको, ये 15:16 आएगा, 15:16 को कैलकुलेट कर लेना 0.9। इसके बाद है आपका सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो इक्वल टू डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। डेब्ट कितना है मेरा 3 लाख, टोटल एसेट कितना है 7 लाख। ये आपके आंसर। क्लियर? क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशो। ठीक है, पता कैसे लगेगा कि हमारा एक्टिविटी रेशो है? इसके अंदर आपको एक शब्द देगा आवर्त अनुपात। जब किसी चीज का आवर्त अनुपात निकाला जाए या टर्नओवर रेशो निकाला जाए, टर्नओवर रेशो, तो आप समझ जाना ये कौन सा वाला रेशो है, क्रियाशीलता अनुपात है। क्लियर? क्रियाशीलता अनुपात के शब्द के आगे लगा होगा आवर्त अनुपात या टर्नओवर रेशो, तो समझ जाना कौन सा अनुपात है ये, क्रियाशीलता अनुपात। तो इसके अंदर जो सबसे पहला वाला क्रियाशीलता अनुपात होता है, ये सी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर पहला जो क्रियाशीलता अनुपात होता है वो होता है स्कंद आवर्त अनुपात। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टॉक, स्टॉक मतलब लिखना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्लियर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल। एक ही बात है, ठीक है ना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इसका जो आंसर होगा उसमें आपको क्या लगाना है, गुना या टाइम्स। जैसे 5 आंसर आया, 5 गुना या 5 टाइम्स। ठीक है, गुना को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम्स। अब बात ये आएगी कि इसमें इन दोनों चीजों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, इसका पहला फॉर्मूला होता है सेल, सेल्स माइनस, या सेल मत लिखना, नेट सेल लिखना, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सब जानते होंगे क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जब हम। क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, नेट सेल दे रखा है, तो नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक ही बात है। एक दूसरा फॉर्मूला इसका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस नेट परचेज। क्लियर है? इससे क्या निकल जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में कभी कभी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह दे देता है, वो इसकी जगह एक वर्ड देता है क्या, चेंज इन
तो आप कंफ्यूज मत होना कि चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको वो चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से दे देगा। अगर ये प्लस का दे रखा है तो प्लस कर देना, और माइनस का दे रखा है तो माइनस कर देना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा, एक चीज और देखो पहले, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। क्लियर? किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। क्लियर है बात? अब नोट करो इसको। एक और फॉर्मूला इसका होता है इन्वेंट्री वेलोसिटी। ठीक है, देखो सेकंड फॉर्मूला इसका होता है इन्वेंट्री वेलोसिटी। इन्वेंट्री वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है 365 या 12, या तो 365 लिखना या 12 लिखना, कोई सा एक लिखना, डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्लियर? इन्वेंट्री टर्नओवर, जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकलेगा उसमें 365 या 12 में उसका भाग दे देना। अगर 365 में भाग दोगे तो आंसर काय में आएगा? डेज में। ठीक है, और अगर 12 आएगा तो क्या किस में लिखना है? मंथ में। मंथ में 6 ना है और है। क्लियर? अगर आप 365 लिखोगे तो आंसर डेज में आएगा, अगर आप 12 लिखोगे तो आंसर मंथ में आएगा। क्या लिखें साहब? 365 लिखें या 12 लिखें? इस संख्या से जो ऊपर आराम से कट जाए वो लिख देना। मानो ये आपका नीचे निकल गया है 36.5, मान लो निकल के आ गया तो 365 में लिख कर देना। मानो 4 आया निकल के तो 12/4 कर देना, 3 आ जाएगा। जो आराम से कट जाए वो लिख देना। ठीक है ना? तीसरा फॉर्मूला इसका होगा व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट फॉर्मूले, ध्यान रखना। ठीक है ना? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। किस चीज का टर्नओवर है? ट्रेड रिसीवेबल का। तो नेचुरल सी बात है कि ट्रेड रिसीवेबल तो बटे में आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो, आपका ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर। डेटर कब राइज होते हैं? जब आप किसी को उधार माल बेचते हो। तो ऊपर क्या लिखना है? नेट क्रेडिट सेल। डाउट? क्लियर? इसका आंसर भी टाइम्स में लिखना है। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे आप? नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल डिवाइड बाई सेल्स रिटर्न, डिवाइड बाई सेल्स रिटर्न। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इसका होगा ओपनिंग। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? डेटर और बीआर। क्या आती है? डेटर और बीआर। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2। कोई डाउट? इसके अंदर एक पॉइंटर होता है, मैं बता दूंगा, पहले इसको नोट करो। ठीक है? इसके बाद इसके आधार पर निकलता है कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड बोलते हैं कि मानो हमारा डेटर हमको कितने दिन में पैसे दे देगा। उसको मैंने उधार माल बेचा, वो कितने दिन में पैसे दे देगा, उसको बोलते हैं कलेक्शन पीरियड। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हो गया कलेक्शन पीरियड। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत संग्रहण अवधि। देखो कुछ नहीं है, कलेक्शन पीरियड 365 या 12 अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका आंसर भी किस में आएगा? या तो डेज में आएगा अगर 365 लिखा है, या मंथ में आएगा।
अच्छा अगला फॉर्मूला, ये तो डेटर का हो गया, अगला आएगा व्यापारिक ट्रेड रिसीवेबल को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यापारिक प्राप्य होता है डेटर, देता लिख देता, व्यापारिक देता आवर्तन अनुपात, इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। कुछ नहीं है, नेट क्रेडिट सेल की जगह क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो परचेज, और रिसीवेबल की जगह क्या आ जाएगा, पेबल। पेबल क्या होता है, क्रेडिटर प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ नेट क्रेडिट परचेज की बजाय क्या, सेल की बजाय क्या आ जाएगा, परचेज। यहाँ भी सेल है, मैं परचेज कर दो बस। ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या आ जाएगा, पेबल। और पेबल में दो चीजें होती हैं, डेटर की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, क्या हो जाएगा, और बीआर की जगह हो जाएगा बीपी। ऐसे यहाँ क्लोजिंग, डेटर की जगह हो जाएगा क्रेडिटर प्लस बीपी। क्लियर? बिल्कुल डेटर का ही फॉर्मूला है, उल्टा कर दो बस, नोट करो। देखो भाई, कल तक हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े? टर्नओवर रेशियो हमने पढ़े थे। पहला पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। क्लियर? और हमने पता लगा लिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दो, या ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टॉक वेलोसिटी का। स्टॉक वेलोसिटी का मतलब होता है कि साहब 365 या 12 में स्टॉक टर्नओवर का भाग दे दो। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था डेटा टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर काई से पैदा होते हैं, उधार विक्रय से। तो आपको एंट्री करनी है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल में क्या क्या चीज आती है, दो चीजें आती हैं, ओपनिंग डेटर प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बीआर डिवाइड बाय 2। रिसीवेबल किस चीज से मिलकर बनता है, डेटर से और बीआर से। तीसरा हमने पढ़ा था कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 365 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशियो। चलिए, कलेक्शन का मतलब कितने दिन में हमारे डेटर हमको पैसा दे देंगे। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल का मतलब होता है किसको कितना देना है। देना कब है, जब किसी से उधार खरीदोगे जब तो देना है। तो एंट्री करनी है आपको, फॉर्मूला बनाना नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। एवरेज पेबल कैसे निकलता है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बीपी माइन प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बीपी डिवाइड बाई 2। हो गया सारा काम कंप्लीट। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी चीजें बाद में लिखेंगे। अभी करते हैं क्वेश्चन इन्वेंट्री वाला, समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है आपको कैलकुलेशन करनी है ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की और डेटर टर्नओवर रेशियो की। आपको काफी सारी चीजें इसमें निकालनी है। रिलीवेंट इंफॉर्मेशन देख लो। रिलीवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो परिचालन क्रियाओं से आगम की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ये निकाल के आपको दे रखी है। ठीक है, सकल लाभ विक्रय पर 20% है, स्कंद आवर्त अनुपात 5 टाइम है। अगर कोई आपको रेशो बन निकाल के दे रखा है, सबसे पहले उसी फॉर्मूले को लगा दो। क्या रेशो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। ये आपका पेज नंबर है 408, पेज नंबर 408। तो हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये होता है भाई फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक ही बात है। ये आपको दे रखा है 5। क्या दे रखा है, 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख रुपए। कितना दे रखा है, जो चीजें आपको दे रखी है वो लिख दो, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एवरेज इन्वेंट्री को यहां ले आएंगे और 5 को नीचे ले आएंगे, ला सकते हैं बड़े आराम से। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू
4 लाख डिवाइड बाई 5, कितनी बार कट गया ये 80,000। तो मुझे पता लग गया कि साहब मेरा जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 80,000 है। अब मुझे पता होना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग, कुछ तो पता होना चाहिए तभी तो निकलेगा ओपनिंग क्लोजिंग। कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। क्वेश्चन में कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 32,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 32,000 ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा दो। कल मैंने आपको एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। कोई डाउट इसमें? अब एवरेज तो मैंने निकाल रखा है, कितना है 80,000। ओपनिंग का मुझे पता नहीं कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग से 32,000 रुपए ज्यादा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं क्लोजिंग को क्या लिख सकता हूं, मैं क्लोजिंग को लिख सकता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री, इससे कितना ज्यादा है ये 32,000। यदि मैं ओपनिंग इन्वेंट्री में 32,000 जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैं लिख सकता हूं ओपनिंग प्लस 32,000, ये क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोई दिक्कत? डिवाइड बाई 2, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, 80,000 इंटू 2। ओपनिंग, एक ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा और एक ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा। कितने ओपनिंग इन्वेंट्री हो गए, 2 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ये कितना हो गया 32,000। कोई डाउट इसमें? ये 1,60,000 हो गया, 32 को यहां पे माइनस कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। 1,60,000 माइनस 32,000 इक्वल टू 2 ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर है? अब ये कितना आया भाई आपका 128, 1,28,000, 2 को ले आएंगे नीचे, बट्टे 2 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैं निकल जाएगा मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री आराम से, कितना हो गया 64,000। 64,000 मेरा क्या आ गया, एक आंसर आ गया मेरा। अब क्लोजिंग कैसे निकालोगे, यहां लिख देता हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या था, जो ओपनिंग इन्वेंट्री था उसका 32,000 प्लस 32,000। विदाउट ओपनिंग कितना आया मेरे 64,000 प्लस 32,000, कितना आ गया ये 96। यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? क्लियर है ना सबको? नोट करो। अब देखो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग ज्यादा है या क्लोजिंग ज्यादा है। आपको पता है ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा है, ठीक है। तो इसका कैसे फॉर्मूला होता है, देखो ओपनिंग के लिए क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री में माइनस करना है डिफरेंस डिवाइड बाई 2। दोनों के बंदे कितने का डिफरेंस है, 32,000 का, है ना। तो ये एवरेज रिसीवल कितना आया मेरा क्वेश्चन में, एवरेज रिसीवल आया 80,000। 80,000 में डिफरेंस कितने का है, 32,000 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया ये, कितना हो गया 64,000। क्लियर है बात? क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या करना है, ज्यादा है ना क्लोजिंग, एवरेज प्लस डिफरेंस डिवाइड बाई 2। 80,000 माइन प्लस 32,000 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया ये 96,000। आगे दोनों आंसर। बस इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, जो कम होगा उसमें माइनस कर दो और जो ज्यादा होगा उसमें प्लस कर दो। किसका प्लस माइनस, डिफरेंस का। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 32,000 का। 32,000 में 2 का भाग दो, कितना हुआ 16,000। जो कम है, ओपनिंग मेरा कम है तो 16,000 80 में से घटा दो, और क्लोजिंग मेरा ज्यादा है तो 80,000 में 16,000 जोड़ दो। आपका आंसर देखो आया नहीं है एक्यूरेट, बिना किसी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। ये है ये मेथड जो है, ठीक है, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। आगे देखो दूसरे नंबर पे हमको निकालना है, आप ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहो तो नोट कर लो इसको। अब हमको निकालना है रिसीवर टर्नओवर रेशियो। हाँ भाई, रिसीवर टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, रिसीवर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज
या ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे दो चीज पता चाहिए, नेट ट्रेड रिसीवेबल पता होनी चाहिए और एवरेज रिसीवेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट, क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है 4 लाख। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करोगे तो टोटल सेल आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है 20%। किसका, सेल पता है क्या आपको, नहीं पता। तो देखो 20% दे रखा है, आपको सेल पता नहीं है, आपको कॉस्ट पता है। जो चीज पता होती है उसके बराबर राशि डिवाइड में लिखनी होती है हमको, ठीक है। तो मैंने मान लिया सेल कितनी है 100, क्या मान लिया सेल कितनी है 100, जो चीज नहीं पता उसको 100 मान लो। और ये क्या है कॉस्ट है, तो इस सेल को मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या चीज लेस करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूंगा। तो मेरी कॉस्ट कितने के बराबर हो गई 80 रुपए के बराबर। तो आप 100 का डिवाइड नहीं करेंगे, कितने का डिवाइड करेंगे 80 का। इसको आप ढंग से देख लेना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो काई पे दे रखा है, सेल पे दे रखा है या कॉस्ट पे दे रखा है। अगर सेल पर दे रखा होता तो ये भी सेल है तो मैं डिवाइड कर देता 100। अब मुझे सेल तो पता नहीं है तो सेल मान ली मैंने 100, और सेल में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूं तो मेरे क्या बन जाएगा कॉस्ट। ये भी क्या है कॉस्ट, दोनों बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो बटे वाली संख्या हमेशा दी हुई संख्या के इक्विवेलेंट पोजीशन में होनी चाहिए, क्लियर। तो इसको वही बनाएंगे। तो ये क्या सेल मेरी 100 है, 20 रुपए घटा दिए, क्या बन गई कॉस्ट। तो बटे 80 आएगा इंटू 4 लाख, कितना आ गया भाई ये 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना आ गया 1 लाख। तो मेरी टोटल सेल क्या आ गई, टोटल सेल कितनी आ गई 5 लाख। बट मुझे तो क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल चाहिए, ये तो टोटल सेल है। तो क्वेश्चन में ढूंढो कैश सेल दे रखी है क्या, क्वेश्चन में आपको कैश सेल नहीं दे रखी है, तो हम मान लेंगे कि यही पूरी सेल क्या है क्रेडिट है। भी सूचना के अभाव में हाँ डालना पड़ेगा। संपूर्ण सेल, संपूर्ण विक्रय उधार माना जाएगा, संपूर्ण विक्रय क्या माना जाएगा, उधार माना जाएगा। ऊपर लिखो कितने निकाल ली मैंने 5 लाख। अब एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालोगे आप, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटे 2। ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है क्या क्वेश्चन में, ओपनिंग तो दिया है। देखो भाई ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000 और क्लोजिंग जो है ओपनिंग का 1.5 गुना है, लिखा हुआ है। तो देखो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है भाई, ये 1.5 इंटू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, 1.5 इंटू ओपनिंग कितना है 50,000, तो ये कितना हो जाएगा 75,000। ऐसे जब निकालो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितना 50,000, क्लोजिंग कितना 75,000 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 62,500। तो दिक्कत यहाँ लिख दो 62,500। अच्छा 62,500 का डिवाइड 5 लाख से करोगे कितनी बार जाएगा, करके देखो पॉइंट्स में आएगा शायद। अरे यार 8 टाइम है, 8 बार जाएगा, ये आ रहा 8 टाइम। देखो आंसर यही है क्या, क्लियर बात, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो।